नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज़ादी के 76 साल पूरे हो गए हैं और ये अमृत काल, अमृत वर्ष हम लोगों ने इस पूरे साल मनाया। 76 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी के, और आज़ादी की वर्षगांठ जब जब हम मनाते हैं तो ये आत्म मंथन के पर्व होते हैं, आत्म मंथन का दिन होता है। हम आगे बढ़ने, आगे की यात्रा के लिए संकल्प लेते हैं और जो बीता हुआ वर्ष है उसके लिए उसकी समीक्षा करते हैं, उस पर मनन करते हैं और आगे बढ़ने के लिए संकल्प लेते हैं। और ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बखूबी कर रहे हैं। इस वर्ष भी घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि घर घर एक बार फिर तिरंगा लहराया जाएगा। जो आज़ादी का अमृत महोत्सव था उसका समापन है इस 15 अगस्त को। तो एक बार फिर एक लहर है आज़ादी की इस वर्षगांठ पर घर पर तिरंगा लहराने की तैयारी है। और जो बाजार हैं उनमें तिरंगे की बहार है। तमाम से तिरंगे परिधान, तिरंगे वेशभूषाएं इस समय बिक रही हैं और लोग खरीद रहे हैं। हालांकि इससे जोड़ते हम चलें कि इसका एक दुखद पहलू भी है कि तिरंगे को लेकर के जिसकी पहचान थी गांधी आश्रम की, उस गांधी आश्रम बंद हो रहा है। और वहाँ खादी का वो तिरंगा जिसको निर्धारित मानक के अनुसार वही खरीदा जाना चाहिए, महंगा होने के कारण, उपलब्धता कम होने के कारण और अनिवार्यता न होने के कारण गांधी आश्रम का तिरंगा नहीं बिक रहा है। और उस परिस्थिति में जब घर घर तिरंगा लहराने की का आह्वान है, उसके बाद में भी गांधी आश्रम का तिरंगा नहीं बिक रहा है। गांधी टोपी का तो जमाना ही चला गया। गांधी टोपी से पहचान होती थी, वो भी बात खत्म हो रही है। पूरे जिले में गांधी टोपी लगाने वाले ना के बराबर होंगे। गांधी आश्रम की लड़ाई बहुत लड़ी गई। अहमदाबाद में गांधी आश्रम बंद हो गया, बंदी के कगार पे है, संपत्ति उसके नीलाम होने की स्थिति में है। तो एक अलग चीज है, गांधी आश्रम अलग की कुछ हो सकता। आज हम आज़ादी की वर्षगांठ पर चर्चा करें। प्रधानमंत्री जी ने एक और 14 अगस्त का दिन एक आयोजन के रूप में तय किया है, विभाजन विभीषिका दिवस। और पिछले कई सालों से 14 अगस्त को इस विभीषिका दिवस को, काले दिवस को मौन रख करके, मौन जुलूस निकाल करके मनाया जाता है। 14 अगस्त का दिन वो मानते हैं सरकार कि एक ऐसा दिन था जब ये जो भारत है वो अखंड भारत नहीं रह पाया। ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। और हम सब आज अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने जनपद वासियों को, शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही बहुत सी चीज़ें हैं जो भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कही। अभी जब अमृत रेलवे स्टेशन योजना का शुभारंभ हुआ, शिलान्यास हुआ, उस भाषण में भी बहुत सी चीज़ें थीं कि पटेल, सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी प्रतिमा है उसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि विपक्ष का कोई नेता आज तक वहाँ उस प्रतिमा पर पटेल जाकर के पटेल जी को नमन करने नहीं गया। पटेल जी को, विपक्ष के लोगों को केवल चुनाव में याद आते हैं पटेल जी। इसके बाद में 9 अगस्त को भी उन्होंने आह्वान किया
हम लोगों ने चर्चा भी इस पर की, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, ये भारत छोड़ो, ये सारी चीज़ें हैं जो इस स्वतंत्रता दिवस से जुड़ती हैं। एक चीज़ और भी चर्चा हम लोग कर लें। अभी एक आयोजन हुआ था पंडित राम नारायण आजाद के पुण्यतिथि पर, शहादत दिवस पर। अच्छी चीज़ है, लेकिन हम लोग हर चीज़ को इस संदर्भ से जोड़ते हैं कि उसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। एक लंबा समय, 76 वर्ष बीत गए शहादत के पंडित राम नारायण आजाद को। किसी की उनके प्रति श्रद्धा, उनका जो अपना काम करने का तरीका था, जो हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, उसके प्रति किसी को कोई संदेह नहीं है। सारे लोग उससे प्रशंसक हैं, सारे लोग उन्हें श्रद्धा से सर नभाते हैं। लेकिन जो उस पीढ़ी के लोग हैं, उनके उनके परिवार के लोग हैं, वो जब सक्रिय हैं, पहली बात तो बहुत कम लोग सक्रिय होते भी हैं, जो लोग सक्रिय हैं भी, उनका ये दायित्व तो बनता है कि हम जब आयोजन होता है तो दूसरे लोग कहते हैं कि साहब हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। उनके परिवार के लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि जो इस समय की चीजें हैं, जिस जो संघर्ष उस समय अंग्रेजों के खिलाफ आजादी ने किया, उनके परिवार के लोग जो प्रतिनिधि हैं उस परिवार के, आजाद जी के परिवार के, ये इस समय की जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ भी निकल करके सामने आए। और उस निकलने के तरीके अलग हो सकते हैं, अलग तरीके हो सकते हैं, आरटीआई से हो सकता है, दूसरे तरीकों से हो सकता है, लेकिन ये लोग उन लोगों को प्रतिनिधि बन करके, जिस तरह से आजाद जी ने उस समय आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, उस तरह से उनके परिवार के लोग अगर सक्रिय हैं तो कम से कम उन्हें जो वर्तमान समय की बुराइयां हैं उनसे लड़ने के लिए भी समाज का नेतृत्व करना चाहिए, आगे आना चाहिए। अब उनकी क्या सोच है ये अलग चीज है, लेकिन सही मायने में आजाद जी को श्रद्धांजलि, आजाद जी के दिखाए रास्ते पर चलने की बात तभी होगी जब उनके परिवार के लोग खुद एक रास्ता दिखाएं, खुद आगे बने, खुद अगुवा बने, और जो वर्तमान समय की चीजें हैं, वर्तमान समय की बुराइयां हैं, आजादी के 76 साल बाद की बुराइयां हैं, उनसे लड़ने के लिए पहल करें, तब निश्चित रूप से उन परिवारों से अच्छा संदेश जाएगा। और वैसे तो एक बड़ी अजीब सी चीज है कि एक लंबी श्रृंखला थी फरुखाबाद में स्वतंत्रता सेनानियों की, और अधिकांश सेनानी परिवारों से कोई भी राजनीति में नहीं है, समाज सेवा में नहीं है। तो लंबी बात हो रही है, बात हम यहीं पर रोक रहे हैं। आज के इस खास चर्चा में स्वतंत्रता दिवस पर, 76वां स्वतंत्रता दिवस, इस चर्चा में कांग्रेस से विवेक नारायण जी हैं, वरुण त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं, और भाजपा से श्वेता जी हैं, समाजवादी पार्टी से राधे श्याम जी हैं, जिला सचिव हैं, और समाज सेवी संस्थाओं, संस्कार भारती से जुड़े सुरेंद्र पांडे जी हैं, युवा वर्ग का तमाम युवा संगठनों से जुड़े ऋतिक दीक्षित हैं। तो ये पैनल है आज की इस चर्चा, सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। विवेक जी से शुरुआत करेंगे, और कांग्रेस ने लंबी लड़ाई लड़ी आज़ादी के आंदोलन की। ये अलग चीज है कि अब समय बदल रहा है, आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस अब दूसरी तरह से देखा जा रहा है, दूसरे लोग सामने आ रहे हैं, और हर चीज समय के हिसाब से बदलती है, बदल रही हैं, तमाम चीजें बदल रही हैं। कर्तव्य पथ नया नामकरण हुआ है, तो जहाँ से परेड निकलती थी स्वतंत्रता दिवस की, और वहाँ अब अमृत वाटिका का निर्माण होने जा रहा है। पूरे देश में जहाँ जहाँ स्वतंत्रता सेनानी और आज़ादी के
बाद की जो लड़ाइयाँ हैं, वहाँ जो शहीद हुए हैं, उससे जुड़े जुड़े जो गांव हैं, उनके पौधे संग्रहित करके अमृत वाटिका कर्तव्य पथ पर बनाई जा रही है। बहुत सी चीजें निकल करके सामने आई हैं। बार मेमोरियल बन रहा है, और इसका भी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था। विवेक जी, शुरुआत करिए आज की इस बेला में, आज़ादी की बरसात पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो हम अपनी इस चर्चा को शुरुआत करें। मुझे गर्व है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का वासी हूँ, और आज़ादी के हमने जो 76 वर्ष पूरे किए हैं, गौरवशाली वर्ष ये 76 वर्षों की यात्रा आज हमें, जिसके लिए भी आगे हम बात करेंगे, तो वो हमें 76 वर्षों की यात्रा जिन की जिक्र करने के पहले मैं नमन करना चाहूँगा उन तमाम लाखों लोगों का जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, अपना घर परिवार छोड़ा, अपनी जान निछावर करी, जिनकी वजह से आज हम ये 76वां पूरा कर रहे हैं। उसके बाद नमन करता हूं मैं देश के संविधान निर्माताओं को, जिन्होंने देश का संविधान बनाया और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की वजह से आज दुनिया में हम सिरमौर हैं। उसके बाद मैं नमन करता हूं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिनके प्रथम मंत्रिमंडल में जिन्होंने कांग्रेस के धुर विरोधियों को, जिसमें अंबेडकर जी भी शामिल थे, जिन्होंने तो पूरी एक किताब कांग्रेस के विरोध में लिखी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों या और लोग हों, उन्होंने कांग्रेस के धुर विरोधियों को अपने प्रथम मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इसलिए दिया कि गांधी के सिद्धांतों पे चलते हुए देश के निर्माण का और देश के निर्माण के लिए संकल्प और सपना देखा था, उसके लिए उन्होंने ये मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें कि उनका सपना था कि इसमें कोई भी कट्टरता का स्थान न हो, कोई कटुता का स्थान न हो। इसलिए उन्होंने अपने धुर विरोधियों को भी मंत्रिमंडल में स्थान देके अपना एक संकल्प जाहिर किया। और उन्होंने आजादी की लड़ाई में जिन्होंने साथ दिया था या जिन्होंने साथ नहीं दिया, जिन्होंने आजादी नकली बताई, उनको भी उन्होंने कभी देशद्रोही नहीं कहा, उनको भी देश की मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा अवसर दिया। ये इस योगदान को भी हम नहीं भुला सकते हैं। ये आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो विजन था, जो उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, आईआईटी की स्थापना करके, आईआईएम की स्थापना करके, भाखड़ा नागर बांध, भिलाई का इस्पात कारखाना हो या जो संवैधानिक संस्थाएं हो देश के निर्माण के लिए, प्रेस की आजादी की बात हो, कोर्ट की स्वायत्ता की बात हो, और इन सबके ऊपर जो आज भी हमारी विदेश नीति है जिसपे देश चल रहा है, वो है पंचशील सिद्धांत की। वो उन्होंने उसकी भी नींव रखी। उन्होंने आज उसी नींव पर नए भारत का निर्माण किया गया कि भारी विरोध के बावजूद भी कंप्यूटर लाए गए। आज कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है? 18 वर्ष के युवाओं को देश की सत्ता में भागीदारी का पूरा मौका दिया गया, उनको वोटर बना के। युवाओं के हाथ में देश के भ्रष्टाचार से लड़ने का अब तक का सबसे बड़ा हथियार आरटीआई दिया, और कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे उसके लिए शिक्षा का अधिकार दिया। कोई भूखा न सोए, खाद्य सुरक्षा कानून आया। 100 दिन के रोजगार की गारंटी वाला मनरेगा, जिसकी पूरी दुनिया में आज एक अपने तरह का अनोखा कार्यक्रम है। महिलाओं के लिए अपने वार्ड में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में रोजगार मिल जाए, उसके लिए आंगनवाड़ी से लेके नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी या आश्रम पर आधारित विद्यालयों की स्थापना एक लंबी फहरिस्त है, जिसपे देश का प्रत्येक भारतीय आज इस आजादी के 76 साल पूरे होने पर गर्व कर सकता है। सुरेंद्र पांडे जी। धन्यवाद आदरणीय शेखर जी। आज बहुत अच्छा विषय
वास्तव में हम सभी आजादी के 76 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं और इस अवसर पर कहीं ना कहीं आज देश आगे बढ़ रहा है। उन बलिदानियों के कारण हमें आजादी मिली, जिन्होंने अपने खून को पानी की तरह बहाया, और आज हम उन्हीं के कारण, उनके बलिदान के कारण खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 76 वर्षों में देखें, एक जरूर इनमें था, वो नहीं कर। अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, 1945 में एक दुनिया का बहुत छोटा सा देश है जापान, पूरी तरह से तबाह हो चुका था द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और जापान 1945 में तबाह हो चुका था और 1938 आजाद हुआ। लेकिन इतना कहां पर हमसे चूक हुई, कहां पर ये समस्याएं आई, और वो चूक, उसका कारण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम जो पैसा भेजते हैं वो लाभार्थियों तक कितना पहुंचता है, कितना इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज भी यह देश साधन संपन्न है, आज भी इसके पास सभी व्यवस्थाएं हैं, और अब ऐसा लग ले रहा है, दिख रही है। तो आज 75 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात हम सभी 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। निश्चय ही हम पूरी दुनिया का सिरमौर शीघ्र ही बनेंगे, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रक्षा हो, चाहे किसी भी। भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, युवा हमारे देश का युवा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया निराश थी, उस समय हम सभी ने देखा किस तरह से धैर्य के साथ हमारे देश का नागरिक, उसने पूरी धैर्य के साथ वो आगे बढ़ा है और आज वो तरक्की कर रहा है। निश्चय ही हम सभी का ये स्वर्णिम काल है। वरुण त्रिपाठी जी, आजादी की 76 वर्षगांठ हमारा देश मना रहा है। तो सबसे पहले जो आजादी से पहले तमाम देश के लिए कुर्बानियां जिन वीरों ने दी, उनको नमन, उनको प्रणाम। दूसरी चीज, आप देखिए कि जिस तरीके से भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, तो तमाम देश के पूरब से लेकर पश्चिम से और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम धर्मों के लोग कहीं ना कहीं आज़ादी की इस मसाल को जलाते चले गए। और साहब 76 वर्ष 15 अगस्त 1947 के बाद ये जो 2023 में मनाने जा रहे हैं, ये 76वीं वर्षगांठ है। तो आप ये देखिए, तमाम उतार चढ़ावों के बीच हमारे देश ने तमाम जख्म झेले, तमाम परेशानियां झेली, और कहीं ना कहीं आज हम जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन 76 वर्षों का अहम योगदान, उन लोगों का अहम योगदान रहा। दूसरी चीज, आप प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी, आप जिस समय आज़ादी मिली तो आप कहीं ना कहीं पूरी लुटी हुई अर्थव्यवस्था थी, तमाम महंगाई, बेरोजगारी थी, भरपेट भोजन नहीं था। एक समय था साहब, अमेरिका से वो सड़ा हुआ गेहूं आता था जो वहां सुअर खाता था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चाइना का युद्ध हो और तमाम पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, तो तमाम देश ने ऐसी जो है व्यवस्थाएं झेली। और आप देखिए कि किस तरीके से पोलियो रहा, टीबी रहा, तमाम बीमारियां देश के ऊपर देश के लोगों ने झेली। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू की ये दूरदर्शिता का परिणाम था। राष्ट्र निर्माण का मामला हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे भारत की विदेश नीति हो, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं रही। और 1948 में किस तरीके से परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना और 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना, तो कहीं ना कहीं तब से लेकर अब तक 2023 तक तमाम दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज भारत इतनी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है और विश्व में कहीं ना कहीं भारत अपना नाम दर्ज करा रहा है। ऋतिक, जय हिंद, नमस्कार सभी को। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन सभी शूरवीरों को हम सभी लोग नमन करना चाहते हैं, जिनका नाम भले ही इतिहास के पन्नों में सभी का नाम नहीं दर्ज हो पाया,
पर हमारे दिल के भीतर आज भी उनके लिए सम्मान कायम है। अनेकों भारत माता माँ भारती के लाल शूरवीरों ने अपना जीवन इस देश को आजाद कराने के कुर्बान कर दिया, जिसमें आज हम लोग स्वतंत्रता के साथ सांस ले पा रहे हैं। उन सभी देवतुल्य सपूतों को मेरा नमन है। और इसी के साथ मैं 2 पंक्ति से अपनी जो है बात स्टार्ट करना चाहता हूँ कि इसी जगह इसी दिन हुआ था ये ऐलान, अंधेरा हार गया, जिंदाबाद हिंदुस्तान। वैसे तो आज का जो विषय था कि 75 वर्ष जो हम लोग अपना जो है भारत का एक पूरा इतिहास रहा है, उसपे आज पार्टी लाइन से हट के थोड़ा ये देखना चाहूंगा। मेरी एक इच्छा थी कि मैं देखूं कि हर साल भारत ने क्या तरक्की करी। तो मैंने आज एक जो है अलग एक अप्रोच रखते हुए सोचा, 3 मिनट कम समय होता है, लेकिन मैं सारे सालों की सबसे बड़ी हेडलाइन ढूंढी और ये देखा कि सबसे अच्छा क्या रहा साल भर, जो इतने साल बीते भारत देश के लिए। तो मैं जल्दी से अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि 75 साल में भारत ने तरक्की खूब करी है, तो समय की कमी होने की वजह से मैं एक एक करके सारा बताना चाहूंगा। सन 1947 में जब देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू की बात से, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया अवेक, जिसका मतलब ये होता है कि जब सब दुनिया सो रही है, भारत एक नई क्रांति में जग रहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं नेहरू जी ने ये भाषण जो है इंग्लिश में क्यों दिया, जबकि हमारी ज्यादातर जनता हिंदी में बात समझती है। पर वो नेहरू जी की ये सोच थी कि ये भाषण वो भारतीयों को नहीं सुनाना चाहते थे, वो संसद भवन में खड़े होके अपने जो पूर्व के जो शासक रहे उनको ये सुनाना चाहते थे कि भारत अब एक स्वतंत्र देश है और भारत अब किसी का गुलाम नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं, 1948 में भारतीय टीम पहला गोल्ड मेडल जीतती है ओलंपिक में। इससे पहले तक भारतीय टीम भारतीय नहीं थी, उसे ब्रिटिश इंडिया टीम कहा जाता था। अनेकों खिलाड़ी ब्रिटिश इंडिया के लिए पदक जीतते थे, जो कि ब्रिटिश म्यूजियम में जाके जो है वहां की शोभा बढ़ाते थे। पर 1948 में पहली बार भारत हॉकी टीम में अपना गोल्ड पदक लेके आया ओलंपिक में और भारत का नाम चारों ओर रोशन किया। अगर एक साल और आगे बढ़ते हैं तो इस साल आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, बैंकिंग सेक्टर हमारे भारतवर्ष में जो है उसका जन्म हुआ। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं 1950 में, तो आप सभी को पता है 1950 में हमारे भारत ने गणतंत्र को अपनाया और जो है देश गणतंत्र हुआ और साथ ही सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन के उभरा है। वो लोग जो कहते थे कि भारत में इतनी अलग अलग प्रजाति, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो वो कैसे जी पाएगा। आज हमारे 75 साल के बाद हमने ये बात सिद्ध कर दी कि आज भी जो है हमारा भारत वैसे ही सुनहर जो है आगे बढ़ता, प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ एक लाइन भी मुझे याद आई तो मैं जोड़ना चाहूंगा। एक बड़े कवि ने कहा था, यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी अभी तक है नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1951 में भारत में पहले एशियन गेम का होस्ट बना। भारत 1991 में भारत पहला एशिया गेम का होस्ट बना। इसके बाद 1952 में पहले लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए भारत में। अच्छा, दुनिया भर में लोकतांत्रिक इलेक्शन हुए, लेकिन भारत का इलेक्शन की खासियत क्या थी? खासियत कुछ ये थी कि भारत में, बताइए, संक्षिप्त करिए, संक्षिप्त। हाँ जल्दी करें। भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबसे पहले लागू की गई। 1953 में एयर इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ। 54 में भारत पंचशील जो समझौता, जो हमारे पहले के जो है स्पीकर्स ने बताया, उसका समझौता हस्ताक्षर किया गया। 1955 में पहला कंप्यूटर भारत में इंस्टॉल किया गया। 56 में हॉकी टीम पुनः मेलबर्न में गोल्ड मेडल जीत के लाई। 57 में मुद्रीकरण हुआ रुपया का। 58 में पहली मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई, जो कि मदर इंडिया थी। 59 में पहला दूरदर्शन यानी कि भारत में टेलीविजन आया और आज हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से मीडिया कितना प्रसारित हो रही है। 1960 में आई हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, स्वामीनाथन जी के वजह से आज हमारा हरित क्रांति में आज हमारा देश जो है दुनिया भर को जो है खाना और अन्न जो है सप्लाई कर रहा है। 61 में गोवा भारत में विलय हुआ, पुर्तगाल को हरा के हम लोगों ने गोवा को जीता और जो है भारत का एक अभिन्न अंग बनाया। 62 में भारत चाइना वॉर हुई, इससे हम लोग अपने पड़ोसी का असली चरित्र समझ पाए और हम लोग वो हिंदी चीनी भाई भाई की धारणा से आगे बढ़े और देखा कि हमारे आसपास भी हमारे कितने अनेकों जो है दुश्मन साथ सक्रिय बैठे हैं। 63 में जो है भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। 64 में शिन्मिया शांति पैक्ट को साइन किया गया, जो अगर आप लोग डिटेल में नहीं जाऊंगा पर पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। इसके बाद 65 में बीएसएफ का गठन हुआ। आज बीएसएफ की फौज जो हमारी जय सरहदों की सुरक्षा करती है। 66 में भारत में पहला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, जो हमारे जो है कांग्रेस वाले लोग कहेंगे कि ये हमारा मतलब ये तो बहुत उनके आदरणीय बात है। 67 में भारत में रविशंकर जी को ग्रैमी अवार्ड मिला। 68 में 3 भाषा भारत में लागू की गई। 69 में इसरो का फॉर्मेशन हुआ, जो आज चंद्रयान 3 की हम लोग सफलता को देख रहे हैं। 70 में हुआ
व्हाइट रेवोल्यूशन, इसको दुर्द क्रांति भी कहते हैं, जो कि वर्गीस कुरियन एक साइंटिस्ट हुए थे, उनने अमूल की संस्थापना करके एक हरित क्रांति के बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी क्रांति आई, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। 71 में फिर हम लोगों ने एक पड़ोसी को उसकी जो है देख सकते हैं, उस लोगों को समझाया कि कैसे भारत से दूर रहना चाहिए। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई। चलिए अगले राउंड बोलिए। अगले राउंड चलिए, बाकी चीज है राधेश्याम जी। सबसे पहले तो सभी को बधाई, देशवासियों को आपके इस चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस की, और ऋतिक जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्हें ये सारी चीजें खोज के उन्होंने जो हम लोगों को इस चीज से अवगत कराया और ताजगी दिलाई इन चीजों में, और जो दर्शक देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। और अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि आजकल एक नया चलन चला है, किसी भी मंच पे खड़े होके ये कह देना कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ किया वो हमने किया। लेकिन जो हमारे आदरणीय ऋतिक जी ने यहाँ बखान किया है, वो इस बात का प्रमाण है कि देश आजाद होते ही नए कीर्तिमान स्थापित करने लगा था, और प्रतिवर्ष भारत में कुछ न कुछ ऐसा बढ़ता जा रहा था जो भारत आगे दुनिया को रास्ता दे, ऐसा भारत बनता जा रहा था। ऐसा भारत बनने की शुरुआत 47 से ही हो गई थी। ये बात हमारे साथी ने पूरे पैनल को और पूरे दर्शकों को अवगत कराई, इसके लिए धन्यवाद। दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये, आजादी 76 वर्ष पूरे कर रही है। 75 वर्ष मनने के बाद अमृत वर्ष पूरी वर्ष मनाया गया। इस अमृत वर्ष में ही दो काम हुए जो ये दर्शाते हैं कि आजादी है लेकिन असुरक्षित हो चली है, ऐसा प्रमाण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। नेहा सिंह राठौर ने जब एक गाना गाया काबा, तो उनके पति को नौकरी से निकाल दिया गया कि मुंह खोलने की आजादी जब इस तरह से पाबंदी लगाई जाती है तो लगता है कि आजादी पे कहीं न कहीं किसी की बुरी नजर है। भास्कर चैनल के एक पत्रकार ने अमेठी में जब हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछा दिन में 2 बजे और शाम को 9 बजे पता लगा कि उनकी नौकरी चली गई, और उनके चैनल ने खुद ही कह दिया ये फर्जी था। ये जब ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो लगता है कि आजादी पर किसी की बुरी नजर है, जो लोगों को आजाद नहीं देखना चाहता। उसके बाद दूसरा एक जो प्रकरण बताया गया उसमें भूमिका में कि भारत विभाजन विभीषिका दिवस, ये लोगों के जख्मों को कुरेदने की बात है, और निश्चित तौर पर मुद्दों और मुर्दों की राजनीति करने वाले लोग इस तरह के जख्म कुरेदा करते हैं। भारत की विभीषिका जो विभाजन की है उससे हम सब पीड़ित हैं। देश, पूरा देश उस दिन को नहीं भुला सकता, ये अति सत्य बात है, लेकिन वो बहुत बड़ा विषय है, सीमित समय में उसको समझाया नहीं जा सकता। भारत के विभाजन के कौन कौन जिम्मेदार हैं, सिर्फ एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है। किसी आज भी हमारे घर में भी अगर बंटवारा होता है भाइयों में, तो कहीं ना कहीं छोटा भाई थोड़ा दोषी होता है तो बड़ा भाई ज्यादा दोषी होता है, या बड़ा थोड़ा दोष दोनों का होता है। उसके बाद एक बात आई सामने की पटेल जी की प्रतिमा को कोई नमन करने नहीं गया। मैं जहां तक मानता हूं किसी भी महापुरुष की उसकी विचारधारा को फॉलो करना ही उसकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होती है। और पटेल जी ने ये कहा था कि एक संगठन है जो देश में संचालित हो रहा है, वो आतंकवादी संगठन है, वो देश के लिए खतरा है। हम उनको फॉलो, उनकी विचारधारा को करते हैं, और हम आज भी उस संगठन को ये मानते हैं कि वो देश के लिए खतरा है। यही पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। दूसरी बात तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, अच्छी बात है। आजादी के अमृत महोत्सव में यह प्रतिवर्ष हर घर पे तिरंगा लहराना चाहिए, लेकिन कोई दल है जिसके कार्यकर्ता तिरंगा बांट रहे हैं। वो तिरंगा कहां से आ रहे हैं? क्या सरकार ने कोई बजट रिलीज किया है? क्या पार्टी फंड से पैसा आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानों से कहा जा रहा है 50 तिरंगा जमा करवाओ, यहाँ कोटेदारों से फोन करके कहा जा रहा है 20 तिरंगा दे जाओ। ये जो तमाम तरह की चीजें चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए। और आजादी के इस वर्षगांठ पे ये लोग दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि आजादी को सुरक्षित रखना है, तो किसी के भी मुंह पर टेप नहीं लगाना है, सबको बोलने का हक है। आजादी के 76वीं वर्षगांठ पर उन शहीदों को जिनका नाम, जो इस देश के लिए शहीद हो गए, इसमें हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम है,
हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, लंबी फेहरिस्त है। और सिर्फ पुरुष ही नहीं है, महिलाएं, बच्चे, इन सबके संवेद प्रयासों से, इन सबके संवेद त्याग और बलिदान से आज हम इस खुली हवा में, आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन सबको सादर मेरा नमन है। और आप सबको भी आजादी की पूर्व संध्या, 75 साल बीत गए हैं, 76वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुरू तो किसी और शब्द से करना चाहती थी, लेकिन हमारे पूर्व वक्ता आज भी इस शुभ अवसर पर, मैं सबसे पहले यही आह्वान आप सबसे करना चाहूंगी कि ये एक त्योहार का अवसर है, ये एक राष्ट्रीय त्योहार है, हम सब लोगों के लिए एक बहुत महत्व की चीज है। 200, 150, 200 सालों की लंबी लड़ाई के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। तो इस अवसर पर कृपया राजनीति ना करें, कटुता भुलाएं, हाथ से हाथ मिलाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, एक कुछ दिनों के लिए कमियां भूल जाएं। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, जैसे कि तिरंगे की बात पर आपने कहा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। 10, 20, 25, 50 रुपए दे दें एक तिरंगे के लिए, किसी के लिए नहीं दे रहे हैं, अपने देश के लिए ले रहे हैं, अपने राष्ट्र के लिए दे रहे हैं। दे दीजिए भाई साहब, एकदम अफसोस मत प्रकट कीजिए इस चीज पर। और अब मैं अपने उसको शुरू करना चाहूंगी। यूं लाए हैं हम तूफान से कश्तियां निकाल के, जब हम आजाद हुए थे तब हमारे देश में एक दिया सलाई का भी निर्माण नहीं होता था। लेकिन आज हम उस स्तर पर पहुंचे हैं। मैं ये नहीं कह रही, हमारे पूर्व वक्ता कांग्रेस के मिश्रा जी ने जो जो बताया वो अक्षरशः सत्य है। जब भाखड़ा नागल बांध की शिलान्यास किया था हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि ये बांध और ये औद्योगिक कल कारखाने हमारे आधुनिक मंदिर हैं। और उन्हीं सबके प्रयासों से आज हम विश्व गुरु बनने के उसके ओर अग्रसर हैं, और बहुत तीव्रता से अग्रसर हैं। अब मैं यहाँ बीजेपी भाजपा इसके उससे आज नहीं बैठी हूँ। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि हम भारतीय हैं, और हम प्रबुद्ध भारतीय हैं, हम बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, इसलिए आज हम स्वतंत्रता दिवस के को मनाने के लिए बैठे हैं। तो हम यहाँ राजनीतिक बात नहीं करेंगे, यहाँ हम कुछ ऐसा सार्थक बोले जो जन सामान्य तक पहुंचे। और जो हमारा ये कार्यक्रम है घर घर तिरंगा, ये कोई उसका कार्यक्रम नहीं है, बच्चों में जानकारी हो, राष्ट्र प्रेम, स्वदेश प्रेम की भावना जगे। जो आज आजादी की अमृत वेला है, ये अमृत वेला का मतलब होता है जब कोई अमृत पी लेता है तो वो अमर हो जाता है, फिर वो कभी क्षय नहीं होता, क्षीण नहीं होता। अब हमारी आजादी कभी खत्म ना हो, अक्षुण्ण हो जाए, उसको, इस अमृत वेला के पावन पर्व को हम सब मिल के मनाएं, और ऐसे प्रयत्न करें कि ये आजादी बनी रहे हमेशा, और हमारा देश दिनों दिन उत्तरोत्तर विकास करता रहे। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ दिया सलाई का निर्माण भी नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे आज हम मेकिंग इंडिया से आत्मनिर्भर हुए हैं और ग्लोबल पावर हुए हैं। और कोई भी चीज ऐसी नहीं है, स्टीम इंजन से लेकर इलेक्ट्रिक इंजन तक, बस 1 मिनट भाई साहब, गांव की पगडंडियों से लेके एक्सप्रेस वे तक का जाल है, और हमारा समग्र विकास हो रहा है। और हम जो है अंतरिक्ष उसमें नंबर 1 पे हैं, और इसी तरह उत्तरोत्तर हमारा विकास चलता रहा तो मोदी जी के नेतृत्व में हम शीघ्र ही विश्व गुरु बनेंगे। जी देखिए, बात यहाँ पे सिर्फ 2 बातें मैं कहूँगा कि जो 14 अगस्त की बात कही जा रही है कि जिसको याद दिलाया जा रहा है, तो मैं फिर शायद एक बार मैं कह चुका हूँ इस बात को कि महाभारत की लड़ाई में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पे थे, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि जाओ पितामह से कुछ शिक्षा लेके आओ। तो भीष्म पितामह ने अर्जुन से यही कहा था कि किसी भी देश का राजा जो हमेशा अपने अतीत को देखता रहता है, वो प्रजा के लिए हमेशा विनाशकारी साबित होता है। तो अतीत को देखने से बार बार ये कुछ उससे नहीं देश को मिलने वाला है। अगर हम आगे बढ़ना है तो हमें उसके लिए अतीत को छोड़ के आगे भविष्य की रूपरेखा बनानी पड़ेगी। दूसरा, जो अभी सरदार पटेल जी के बारे में कहा गया, तो सरदार पटेल जी को जिस तरह से बात होती है, एक लोग उनके मतभेद की बात करते हैं नेहरू जी से, वो मतभेद सिर्फ इतना था कि पटेल जी थोड़े जरा शॉर्ट टेम्पर्ड थे
और नेहरू जी थोड़े जरा कूल टेम्पर्ड थे, तो इसलिए थोड़ी सी इन बातों पे कभी होता था, बाकी कोई उनका ऐसा बड़ा मतभेद नहीं था। तो अब बात कर रहा हूं कि स्टेचू पे न जाने की। आज नरेंद्र मोदी, एक जो स्टेडियम नरेंद्र मोदी जी के नाम से अहमदाबाद में किया गया था, वो स्टेडियम भाजपा के साथी जाल ने किसके नाम पे था? आप देखिए, वो पटेल जी के नाम स्टेडियम था, जिसको बदल के नरेंद्र मोदी जी के नाम किया गया। तो अब इससे बड़ी अश्रद्धा का प्रमाण क्या हो सकता है? इसके माने पटेल जी को भी राजनीति में लाके सिर्फ अपना सत्ता की बात करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है ये। और आजादी की इस बेला पे आज हमें जी नेक्स्ट, हाँ बोलो भाई नेक्स्ट। भाई साहब, मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है जो भी हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही सब कुछ सही हो रहा है, कांग्रेस की दृष्टि से तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन कृपया आज के दिन ऐसी कटुतापूर्ण बातें ना करें, कुछ अच्छी बातें करें, कुछ आपकी तरफ से भी तो संकेत आए कि आप भी देश के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं। और विभीषिका का मतलब ये नहीं है आपका कांग्रेस का नाम थोड़ी ना लिया जा रहा है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो एक दर्द है, ये दर्द है हमारा। हम अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे, तो हमारा एक हिस्सा कट गया, तो हम अगर दुखी है और उसके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, तो इसको आप ये क्यों मान रहे हैं कि ये कांग्रेस पर आक्षेप हो रहा है? आज ये हमारा भी दर्द है कि पटेल जी के नाम जो स्टेडियम था वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने नाम क्यों कराया? हमारे यहाँ जिंदा के नाम में नाम रखने की परंपरा नहीं है देश के सनातन में। ये तो वो भी देश के तमाम लोगों को दर्द है, जिसको मैं कह रहा हूँ। ये एक नाम पटेल जी पे रख दीजिए, आप छोड़िए, आपने क्यों नहीं रख दिया? अरे चलो कोई बात नहीं, एक बात सिर्फ कहना चाहेंगे कि कहा तो ये जाता है वैसे कि बुरी चीज या बुरी याद या दर्द को जब भूल जाओ वही बेहतर है। और रही अखंड भारत की कल्पना की बात, तो अखंड भारत में तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी आपको शामिल करना पड़ेगा। हमारा निवेदन है कि उन सबको शामिल ना करो, लेकिन पूरे भारत में सिर्फ पाकिस्तान शामिल होगा। पूरे भारत में जो सभी धर्म समुदाय के लोग रहते हैं उन्हीं को प्रेम से रखा जाए, तो ये स्वस्थ हिंदुस्तान बना रहेगा। ये स्वस्थ शरीर नहीं रह सकता। अगर मेरा एक पैर खराब है तो राधे श्याम स्वस्थ नहीं है, अगर मेरी एक आंख खराब है तो राधे श्याम स्वस्थ नहीं है। जब शरीर का हर अंग स्वस्थ होगा तभी स्वस्थ शरीर कहलाएगा। और उसी तरह देश का हर जात, हर धर्म का व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न होगा तभी संपन्न राष्ट्र कहलाएगा। इसलिए अखंड भारत जो जितना है उसी को अखंड रखो। आज भारत को ही विभिन्न हिस्सों में बांटने की जो कोशिश की जा रही है उसे न बांटा जाए और देश के सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षा से देखा जाए। भैया एक पैर इधर जाए और एक पैर उधर जाए तो भी सही है ना? नहीं है ना? साथ मिलके चले तभी तो अखंड और एक साथ चल पाएंगे। और नवासी को भी याद करिए, बहुत कुछ याद करने को है, लेकिन वो अलग डिबेट में हम लोग बात करेंगे। आज इस अच्छे अवसर पर इस तरह की कटुतापूर्ण बातें ना करें आप लोग। आपकी बात सही है। जहां तक मैं मानता हूँ लड़ाई हमेशा सत्ता की रही है, कभी जात धर्म की मजहब की लड़ाई रही नहीं है। महाराणा प्रताप के सेनापति आज भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। 15 अगस्त जैसे शुभ अवसर पर भी कांग्रेस और सपा मिलकर सिर्फ वही बातें कर रही है। आपके दोनों लोगों के मुंह से एक बार भी अच्छे शब्द नहीं निकले। भारत होती है। देखिए, आज कोई भी कंट्राडिक्शन बात करना उचित नहीं होगी, क्योंकि आज़ादी का 76वां साल हम लोग मना रहे हैं, ये वर्षगांठ मना रहे हैं, तो तमाम मुद्दे अलग रहने चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टियों से हटके राष्ट्र और देश के लिए एक अच्छा मैसेज जाए, जो कहीं ना कहीं। बोलो जल्दी से। जितने भी पार्टी के यहाँ पे पैनलिस्ट शामिल हैं, आज 15 अगस्त के कुछ दिन रह गए हैं, 15 अगस्त के लिए कुछ समय बाकी है। आज सब हट जाइए, सब भारतीय एक हैं, सब लोग मिलिए, गले मिलिए, आपस में मिठाइयाँ बांटिए। ये सब छोड़ दीजिए राजनीति को। ये देश का पर्व है, कांग्रेस भी मनाती आई है, भाजपा भी शामिल हुई है, भाजपा भी मनाती आई, कांग्रेस भी शामिल होगी। तो इन सब से हटिए। आप देखिए, अगर स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको, अपने फर्रुखाबाद के लोगों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को, शहरवासियों को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर घर तिरंगा लहराइए, प्रधानमंत्री जी के आह्वान को सफल बनाइए। अमृत काल का ये अमृत पर्व, अमृत महोत्सव इस साल समापन ले रहा है। हम नए
जोश से, नई ऊर्जा से, नई उत्साह से नए साल में इस आज़ादी के जश्न को मनाएं। यही आज के दिन का ये संकल्प है। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पैनल में जो लोग शामिल रहे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वर्ष में, नई चर्चा में, नए विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।